Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhi Sarva and it's a plant pathology lecture number 10. In this lecture we talk about some principles of plant disease management. So students, आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम हमारी डिजीज़ को मैनेज करेंगे, किस तरह हम हमारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर में के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमारे जो प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स लगाए हैं उसके अंदर हमें किसी लेक्चर के अंदर हमने डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा कि डिज़ीज़ होती क्या है, कौन कौन से रीज़न से हमारे कौन कौन से रीज़न्स एक डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो डिज़ीज़ होती है वो किस तरह डिस्पर्स करती हैं और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं। हमने उनकी फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ी, हमने उनकी एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ी, किस तरह जो डिज़ीज़ फैलती है। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है एक अलग सा लेक्चर है क्योंकि ये जो लेक्चर है ये है मैनेजमेंट के ऊपर। किस तरह आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो डिजीज़ को, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल इज़ मस्ट। अगर आपको रीज़न पता है दैट्स गुड, लेकिन जब तक आपको मैनेजमेंट नहीं पता है तब तक आपकी जो प्लांट पैथोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। सो इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ अवर प्लांट पैथोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Information on the etiology, symptom, pathogenesis, epidemiology of the plant disease are the intellectually interesting and the scientific justified, but most important of all, they are useful as they are help in the formulation of the methods development for the successful management of the disease. सो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम सबसे पहले इटोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कोई भी डिजीज़ है उसके पीछे रीज़न क्या है। वो बायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट है, वो फंजाई है, वो वायरस है, वो मीज़ोबायोटिक एजेंट है। हम उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, सिम्टम कैसे उसने शो किए, उसने इंटरनल सिम्टम शो कर रहा है, एक्सटर्नल शो कर रहा है, उनकी उसकी पैथोजेंसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह एक डिजीज़ आगे चलती है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए पैथोजेंसिस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह एक डिजीज़ अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है, वो कौन सी स्टेज पे जाके उसकी स्पोरुलेशन होगी, कौन सी स्टेज में जाके वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि जहाँ पर वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है वहीं पे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, एपिडेमोलॉजी, उसकी एपिडेमोलॉजी पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ये भी जानना है कि वो डिजीज़ किस तरह आगे स्प्रेड होगी। सो ये सभी चीज़ें इंट्रैक्शन काफ़ी साइंटिफिक जस्टिफाई होंगी और इसको हम यूज़फुल करेंगे हमारे सक्सेसफुल मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि डिजीज़ को मैनेज करने के लिए इन सभी की जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ईटियोलॉजी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, सिम्टम्स की, पैथोजेंसिस की और इप्टोलॉजी की। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है इट्स यूर, यानी कि किस तरह आप अपनी पैथोलॉजी की जो पैथोलॉजी की आपकी नॉलेज है उसको किस हिसाब से अभी उसको यूज़ करोगे। ठीक है। सो देयर बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। कि देखो, अगर हमने मैनेजमेंट कर लिया डिजीज़ का तो इसलिए हमारे प्लांट्स की जो उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इजीली एक डिजीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस ऑफ द डिजीज़ मैनेजमेंट वेरी कंसिडरली फ्रॉम वन डिजीज़ टू अनदर डिजीज़। हर डिजीज़ का एक अलग मैनेजमेंट होता है। फंजाई के डिजीज़ का अलग मैनेजमेंट होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ का अलग मैनेजमेंट होता है और ये वेरी करता है पैथोजन से पैथोजन, होस्ट से होस्ट और उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से। देखो, कई बार कुछ एबायोटिक फैक्टर भी अलग होते हैं। सो देखो, मैनेजमेंट हर डिजीज़ का एक अलग से मैनेजमेंट होता है। हर डिजीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए उसको इसके लिए एक अलग एग्रोकेमिकल बना हुआ है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। सो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे डिजीज़ मैनेजमेंट के। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अवॉइडेंस। अवॉइड करना हमने किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया चूज़ करके, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर फील्ड, प्लांटेशन टाइम, डिजीज एस्केपिंग वैरायटी ग्रोन करके, अवॉइडेंस ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर एंड द वीड होस्ट। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहले तरीका है कि ज्योग्राफिकल एरिया, आप ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया चूज़ करिए जहाँ पे उस पैथोजेंस के पिछले स्पोर्स नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी फील्ड के अंदर विल्ड फुजेरियम के स्पीसीज पड़े हैं, फुजेरियम के कोनेडियस स्पोर्स काफ़ी टाइम से पड़े हैं, तो आप जो अपना ज्योग्राफिकल एरिया चेंज कर लो। फर्स्ट तरीका। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर फील्ड, हमेशा जब भी हम हमारी क्रॉप ग्रोन करेंगे एक प्रॉपर फील्ड चूज़ करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि क्या जो क्रॉप हम इस फील्ड में ग्रोन कर रहे हैं क्या वो प्रीवियस ईयर भी यही क्रॉप थी या क्या कोई और क्रॉप थी। इसलिए सिलेक्शन इज मस्ट। अच्छी एक फील्ड प्रॉपर ग्रोन करनी, चेक करनी है कि कहीं उस फील्ड के अंदर ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है, कोई ओवर विंटिंग स्पोर्ट्स तो नहीं है। और प्लांटिंग टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ये आपको एंटो में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है और पैथो में भी रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि प्लांटिंग टाइम एक बहुत बढ़िया एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपने बहुत अर्ली प्लांटिंग कर दी तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ पैथोजन जो हमारे जो प्रीवियस सीजन के होते हैं वो इम्पैक्ट करने शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लेट प्लांटिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है कि डिजीज़ के आने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एक एग्जैक्ट
एग्जैक्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग भी होनी चाहिए। अगर हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग करेंगे, जैसे कुछ हमारे पैथोजेंस है वो थोड़े लेट आते हैं, अगर आप थोड़े डिजीज़ को, अगर आप अपनी प्लांटिंग मटेरियल को पहले ग्रोन कर दो तो डिजीज़ अपने आप से अवॉइड हो जाएगी। दूसरी, डिजीज़ एस्केपिंग वैरायटी, सबसे ईजिली कंट्रोल मेथड है कि आप वो वेराइटीज़ को ग्रोन कीजिए जिनको डिजीज़ होती नहीं है। जैसे कुछ हमारी इस तरह की वैराइटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे प्लांट ब्रीडर्स हमारे इस तरह की वैरायटी डेवलप करते हैं जो कि डिजीज़ से रेजिस्ट होती है। अवॉइडर्स ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर, जो हमारे जैसे इंसेक्ट वेक्टर है, इंसेक्ट वेक्टर एक बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करते हैं डिजीज़ की होने में। जैसे जितने भी हमारे वायरल डिजीज़ हैं, जैसे वो मोज़ेक हो, चाहे वो अपना लीफ कर्ल डिजीज़ हो, जैसे वाइट फ्लाई, एफिड, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लीफ होपर हो गया, ब्राउन लीफ होपर हो गया, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो डिजीज़ अपने आप से क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। और द वीड होस्ट, देखो वीड्स को वैसे भी हमारे फील्ड के लिए वैसे भी मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही वीड्स हमारे लिए एज अ होस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीड्स हमारे जो नॉर्मल सीजन से पहले ग्रोन भी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पैथोजन के लिए एज अ होस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और वही वीड आगे जाके हमारे लिए फिर एक प्रॉपर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो वीड्स को कंट्रोल करना मस्ट है। सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन, आप एक्सक्लूज कर दो बिल्कुल। एक कोई अगर आपको पता है कि वो चीज़ को एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड मतलब उसको अलग कर दो, कैसे कर सकते हो, क्वारंटीन से, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन से, और सीड ट्रीटमेंट से। क्वारंटीन मैनेजमेंट, क्वारंटीन से क्या, एक प्रॉपर क्वारंटीन मैनेजमेंट होती है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक हमारा जो इंडिया का जो क्वारंटीन का जो डिपार्टमेंट है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है एक प्रॉपर फूड की, कि ये फूड है उसको प्रॉपर क्वारंटीन किया जाएगा कि कहीं इस पे ऊपर कोई पैथोजन का स्पोर तो नहीं है। उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे, कोई भी हमारा अगर मान लो कोई चीज़ बाहर से आ रही है, कोई चीज़ फॉरेन से आ रही है, तो उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे, उसको सर्टिफाई प्रोवाइड कराएंगे कि कहीं उसके अंदर कोई स्पोर्ट्स तो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ हिस्ट्री में हो चुकी हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे पार्थेनियम ग्रास है, जिसको हम कांग्रेस ग्रास कह देते हैं, ये ग्रास है, हम 1960 के अंदर अमेरिका से हमारे इंडिया के अंदर आया था वीट सीड्स के साथ। तो हमारे इंडिया के अंदर इतनी अच्छी इंस्पेक्शन नहीं थी, ना ही कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, इसीलिए आज वही पार्थेनियम ग्रास हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसका अब काफ़ी डिजीज़ भी कॉजिंग करने लग चुका है। इसलिए इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी अदर स्टेट से सीड मंगा रहे हो तो फर्स्टली उसको ट्रीट करो किसी भी फंजीसाइड से। अगर आपके पास कोई नियोसिन है, कोई कप्तान है, थीरम है, उसको सीड ट्रीटमेंट करना मस्ट है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करोगे तो ईजिली जो सीड बोर्न डिजीज और सीड बोर्न डिजीज़ को आप क्या कर सकते हो, ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट्स अवर द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब है कि जो चीज़ एक बार आपकी फील्ड में आ चुकी है उसको इरेडिकेट कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। कैसे कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन से। आप क्रॉप रोटेशन फॉलो करो। आप अपनी जो, जैसे आप अगर मान लो आप अपनी फील्ड के अंदर खरीफ रबी के अंदर राइस और वीट का क्रॉप रोटेशन फॉलो करते हो। आपको पता है कि आपकी फील्ड के, आपने पिछले काफ़ी 10 साल से राइस ही राइस ग्रोन कर रहे हो, और आपकी फील्ड के अंदर ब्राउन लीफ स्पॉट आ ही रही है। और ब्राउन लीफ स्पॉट आने का सबसे बड़ा ये कारण है कि आप अपनी फील्ड के अंदर पिछले 10 साल से, तो यानी कि फ्रॉम प्रीवियस 10 ईयर्स आप एक ही क्रॉप ग्रोन कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप क्रॉप रोटेशन फॉलो करो। आप राइस की जगह मेज ग्रोन कर लो, वीट की जगह आप मस्टर्ड ग्रोन कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसे कोई क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो कुछ जैसे पैथोजेंस होते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है, वो स्पेसिफिक होस्ट उनको मिलता नहीं है, तो डिजीज़ कहाँ से फिर फैलेगी, वो तो ईजिली कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपरली कोई भी अगर चीज़ यूज़ करते हो, अगर आपने किसी ऐसा इम्प्लीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो जो कि पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करो, प्रॉपरली उसको स्टेराइल करो किसी भी केमिकल से, या फिर उसको अच्छे से मतलब रब करो अच्छे से, ताकि कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह उस पर ना रहे। रोगिंग, रोगिंग का मतलब होता है कि कोई प्लांट आपको मिल गया, कि आपकी फील्ड के अंदर की मान लो कोई प्लांट है वो डिजीज़ हो चुका है, ख़राब हो चुका है, मुरझा चुका है, तो उसको उखाड़ के फेंक दो। नेक्स्ट इज सोयल ट्रीटमेंट। सोयल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सोयल को अच्छे से ट्रीटमेंट करो, उसके अंदर जितने भी कोई पुराने कोई पैथोजेंस है उसको अच्छे से ख़त्म कर दो। नेक्स्ट इज हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। अब आप अपनी फील्ड को हीट ट्रीटमेंट दो, केमिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराओ, ताकि आप इजीली से इजीली डिजीज़ को कंट्रोल कर सको। डिजीज प्लांट मटेरियल को, कोई भी आपका प्लांट मटेरियल है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से हीट ट्रीटमेंट करो, उससे केमिकल ट्रीटमेंट करो। और यूज़ ऑफ द एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का यूज़ करो। जैसे आपका बेस्ट एंटागोनिस्ट है जैसे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज़ बेस्ट एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये माइक्रोब, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रोब है। ये क्या करता है, ये बेनिफिशियल फंगल माइक्रोब हमारे जो हार्मफुल फंगल माइक्रोब उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो अब इस तरह के एंटागोनिस्ट को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन करो, केमिकल ट्रीटमेंट करो। और केमिकल ट्रीटमेंट तो
मतलब लास्ट आप वे होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो पहले वाले जो हमने प्रिंसिपल्स आपने किए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी इको फ्रेंडली है, लेकिन जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है ना, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके लिए इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन केमिकल्स का रेजिडुअल इफेक्ट्स आपके फूड के ऊपर, आपके प्लांटिंग मटेरियल पे रह ही जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकता है। इसीलिए आजकल केमिकल ट्रीटमेंट में थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ज़्यादातर यही रिकमेंडेशन होती है कि आप जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके डिजीज़ को कंट्रोल करो। लेकिन जो ये आपका प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, इसको आपको यूज़ करना ही करना पड़ता है। जब आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें यही कहा जाता है कि आप कम से कम केमिकल ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कर सकते हो कैसे? रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर यूज़ करके आप सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट इज थेरेपी। आप अलग अलग तरीके से थेरेपी कर सकते हो। आप केमोथेरेपी कर सकते हो, आप थर्मोथेरेपी कर सकते हो। थर्मोथेरेपी में क्या होता है कि हम हमारी फील्ड को हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये ज़्यादातर ये किस में फॉलो होते हैं? नर्सरी के अंदर फॉलो होता है। ये जो मेथड होता है आप नर्सरी में फॉलो करते हो, क्योंकि देखो नर्सरी का जो उसमें क्या होता है, हम एकदम से हमारे जो नर्सरी का जो सोयल होता है उसको सोयल स्टेरलाइजेशन करते हैं, एकदम से उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर जो फंगल स्पोर हैं, जो वायरल के स्पोर्स हैं, जितने भी वीड सीड्स हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जो थर्मोथेरेपी होती है ये एक बहुत स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं। पूरी फील्ड को हीट ट्रीटमेंट करना एक काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है और काफ़ी लेबर इंटेंसिव मेथड है, इसलिए ये मेथड हम बहुत ज़्यादातर नर्सरी में ही फॉलो करते हैं। और दूसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम केमिकली ट्रीट करते हैं हमारे प्लांटिंग मटेरियल को, सीड्स को, और इवन हम सोइल को भी स्टेरलाइजेशन करते हैं केमिकल से। हालांकि कीमोथेरेपी को आप यूज़ कर सकते हो सोइल फील्ड के अंदर इजीली, लेकिन थर्मोथेरेपी को थोड़ा फील्ड के अंदर यूज़ करना थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव है और थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, इसीलिए जो फार्मर्स ज़्यादातर हमारे कीमोथेरेपी को ही फॉलो करते हैं। चलो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है इट इज़ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या क्या करते हैं, जैसे इसमें थोड़ी बहुत आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, थोड़ा और श्योरिटी हो जाएगी अवॉइडेंस में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये जो 6 प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, जो हमारा पूरा डिजीज़ मैनेजमेंट है, इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स के आसपास घूमता है। जब आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आप इन चीज़ों को ही कहीं ना कहीं कोरिलेट करोगे। किसी चीज़ में आप एक प्रिंसिपल ज़्यादा यूज़ कर लो, किसी में एक प्रिंसिपल कम यूज़ कर लोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवॉइडेंस से। इसमें क्या होता है? इसमें हम वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जिसमें हमने क्या करना है, होस्ट और पैथोजन का कॉन्टैक्ट नहीं होने देना। हमने इस तरह का ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट करना है, प्रॉपर फील्ड सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है, ताकि आप कैसे ना कैसे डिजीज़ को अवॉइड कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे बीन एंथ्रेक्स डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन है। कहाँ होती है? वेट एरियाज़ में होती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी रहती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसे ही जो हमारा जो स्मथ एरिया है, जो इगल डिजीज़ है, वो पर्ल मीट में वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। सो आपको पता है कि जो आपकी जो बीन एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो कब होती है? जब आपका जो क्लाउडी मौसम होगा, जब आपका थोड़ा वेट होगा, तब आपको पता है कि ये आपका जो मौसम थोड़ा वेट ही हो चुका है, तो आप इजीली मेजर कर सकते हो, कोई ना कोई आप अवॉइड करो। यानी कि आपको पता है कि आपकी फील्ड काफ़ी, आपका एरिया वेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है सोयल आपकी एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप बीन को मत ग्रोन कीजिए। नेक्स्ट है जैसे स्मथ और इर्को डिजीज। ये तब बहुत ज़्यादा होती है जब रेनफॉल ज़्यादा बढ़ जाए, स्पेशली फ्लावरिंग टाइम के अंदर। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि जैसे फ्लावरिंग पीरियड चल रहा है प्लांट्स के अंदर, और आपको पता है कि अब थोड़ा कंट्रोल मेजर करना ही पड़ेगा। अगर अब हमने अब कंट्रोल मेजर नहीं किया तो डिजीज़ बढ़ सकती है। So successful cultivation of the crops depend on the great extent on the selection of the proper field. So सबसे ज़रूरी अगर आपका जो सक्सेसफुल कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? फील्ड के सिलेक्शन के ऊपर। यानी कि आपकी फील्ड अच्छे से सिलेक्ट होनी चाहिए, स्पेशली सोयल बोर्न डिजीज़ के लिए। स्पेशली जैसे रूट नोड निमेटोड हो गए, आपके विल्ट्स पिजन पी हो गया, जो कि उसके लिए फुजारियम रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट्स अवर द फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज़, हाँ जी, हालांकि कुछ पॉइंट्स में और हमने कुछ ऐडअप किए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे वो डिपेंड करती है कोइंसिडेंस के अंदर। जैसे कुछ डिजीज़ दोबारा से हो जाती है, यानी कि जब होस्ट और इन्वायरमेंट, यानी कि जब हमारा डिजीज़ ट्रायंगल फेवरेबल होता है तब ये डिजीज़ और ज़्यादा फैलती है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अल्टरनेशन द डेट ऑफ प्लांटिंग और द सोइंग। अगर आपने प्लांटिंग और सोइंग की डेट को आगे पीछे कर दिया तो आप इजीली क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। कुछ हमारे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे एफिड्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, लीफ होपर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, मोलिसिड्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो आप क्या करोगे? आप इनको कंट्रोल करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि एफिड्स, बीटल्स, लीफ होपर ये कहीं ना कहीं हमारी डिजीज़ को फैलने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी फील्ड के अंदर एफिड्स की जो पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है, बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, ग्रीन लीफ होपर बढ़ चुका है, तो आप इजीली ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट करो।
अगर आप नहीं करोगे तो एक तो आपको वैसे भी डैमेज कर रहे हैं, और दूसरा आपकी फील्ड के अंदर एक पैथोजन को भी लेके आ रहे हैं। स्पेशली हमारे जैसे पेरिनियल वीड्स होते हैं, जैसे हमारा पोके वीड हो गया, मिल्क वीड हो गया, जॉनसन ग्रास हो गया, हॉर्स नेटल सर्व हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं ओवर विंटर स्पोर्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे पेरिनियल वीड्स हैं उनको कंट्रोल करना मस्ट है, क्योंकि एनुअल्स वीड्स पे इतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं करते जितने पेरिनियल्स करते हैं। पेरिनियल्स आपको पता ही है, यानी कि जिनका लाइफ साइकिल मोर देन 1 या 2 ईयर्स हो, ठीक है। सो पेरिनियल वीड्स को कंट्रोल करना मस्ट है, और इनको ज़रूर आप कंट्रोल कीजिए। सो इट इज़ अ वन ऑफ द, कह सकते हो कि, greatest principle in the avoidance. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन, एंड एक्सक्लूज का पता है, एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीन द प्रिवेंटिंग द एंट्रेंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इन द इन्फेक्शन क्रॉप ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। यानी कि आपने उस, आप क्या करना चाहते हो, उसकी जो एंट्रेंस को रोकना चाहते हो पैथोजन की, और उसके इस्टेब्लिशमेंट को भी ख़त्म करना चाहते हो। ये कैसे अचीव कर सकते हो? आप सीड सर्टिफिकेशन से अचीव कर सकते हो, आप अपने जो आपके बल्ब मटेरियल उसको कर सकते हो, आप डिस्चार्ज कर सकते हो, आप एग्जैक्टली प्लांटिंग मटेरियल से कर सकते हो, आप अच्छे से सीड ट्रीटमेंट कीजिए, आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई, अगर आपको पता लग गया कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है, वहाँ वो जैसे लेट ब्लाइट डिजीज़ थी जैसे हमारी पोटैटो की, वो किसी टाइम में यूरोप से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली थी, तब इतने कोई पैथोजेंस इतनी ज़्यादा हमारी मतलब डेवलप नहीं थी। लेकिन अगर उस टाइम एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल उन्हें फॉलो किए होते, तो आज जो हमारी जो लेट ब्लाइट डिजीज इतनी ज़्यादा उस टाइम में ना फैली होती, और आज वो इतनी होनी भी नहीं चाहिए थे। लेकिन उस टाइम प्रॉपर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया गया, तो ही जो लेट ब्लाइट ने पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। The plant quarantines are carried out by the experimental inspectors stationed in the all points to entry of the country, top store persons or the prior likely to introduce the new pathogens। कुछ हमारे प्लांट क्वारंटीन इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनका यही काम होता है कि अगर मान लो हमने कोई प्लांटिंग मटेरियल, कोई सीड अगर हम फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो आप वो प्लांट क्वारंटीन इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, प्रॉपर उसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कहीं उसके अंदर कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई उसके अंदर कोई डिजीज स्पोर तो नहीं है। सो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आगे जाके तो आपको पता ही है कि एक बार अगर कोई पैथोजन हमारी कंट्री में आ जाता तो उसके बाद उसको इतना वेजिटेशन मिल सकता है, इतना उसको अच्छे इन्वायरमेंट मिल सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हर तरीके का इन्वायरमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सिमिलर क्वारंटाइन रेगुलेशन गो ऑन द इंटरेस्ट एंड द इवन इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ द नर्सरी स्टॉक। आपको नर्सरी स्टॉक में भी क्वारंटाइन करना चाहिए। ट्यूबर्स, बल्ब, सीड, जितने भी आपके प्रोपेगल मटेरियल्स हैं, उन सभी को आपने अच्छे से क्या करना है, क्वारंटाइन करना। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे आपको बताऊंगा। द आउटब्रेक ऑफ द सिट्रस कैंकर, जो कि सैंथोमोनास एक्सोनोपॉइडस सिट्री के कारण होता है, यूएसए के अंदर 1910 के अंदर हुआ था। तो थ्रू द प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यानी कि अमेरिका के अंदर जो सिट्रस कैंकर आया था वो कहाँ से आया था, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री से आया था। सो प्रॉपरली क्या किया था उस टाइम से, इंपोर्ट करना, उन्होंने इंपोर्ट किया था वहाँ से। अगर उन्होंने तब प्रॉपर क्वारंटीन किया होता तो इसको कंट्रोल वो कर सकते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हो चुकी, प्रॉपर्ली टोटली डैमेज हो चुका था, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि उनको मतलब अप्रूटिंग करनी पड़ेगी प्लांट्स को, यानी कि उन्होंने उखाड़ने पड़ चुके थे उनको प्लांट्स को। स्ट्रिक्ट क्वारंटीन वाज इम्पोज्ड अगेन द एंट्री ऑफ द सिट्रस प्लांट। उसके बाद तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी कि इन्होंने कोई प्लांट को आने ही नहीं दिया। देखो अगर इन्होंने पहले ही ये चीज़ें की होती तो शायद इनको बाद में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना दिखानी पड़ती। लेकिन यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि एक्सक्लूजन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आपने ये प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपको वो केमिकल ट्रीटमेंट में पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, ये वाले प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो हमारे पास एक ही हथियार रह जाता है लास्ट में, डेट इज़ केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल इज़ नॉट अ इको फ्रेंडली मेथड। हालांकि उससे आप 100% डैमेज कर सकते हो, टोटली एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये तो आखिरी हथियार नहीं होता हमारा। नेक्स्ट इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन तब करते हैं जब हमारे पैथोजन हमारे फील्ड के अंदर आ चुका है और हम उसको टोटली 100% ख़त्म करना चाहते हैं। पिछले जो प्रिंसिपल्स थे उसमें हमारा पैथोजन आया है नहीं आया वो नहीं जरूरी, लेकिन इरेडिकेशन में क्या होता है कि आपको जो पैथोजन आपकी फील्ड में आ चुका है, लेकिन अब आपने उसमें कोई ऐसा कोई मेथड यूज़ करना है ताकि वो इजीली टोटली एलिमिनेट हो जाए। इसमें क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन वंस इट हैज़ बिकम इस्टेब्लिश ऑन अ प्लांट और इन अ फील्ड। एक बार कोई पैथोजन हमारी फील्ड के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए, वो आ जाए, तो उसको आप करना टोटली 100% एलिमिनेट करना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है? द रिमूवल ऑफ द डिजीज प्लांट को रिमूव करने के लिए आप उसको रोगिंग कर सकते हो, उस पार्ट को कट कर सकते हो,
कल्टीवेशन ऑफ द कीप डाउन ऑफ द वीड होस्ट, आप वीड होस्ट को खत्म कर सकते हो। आप क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हो, ऐसे क्रॉप्स के साथ क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हो जो कि नॉन ससेप्टेबल है, यानी कि जिनको पैथोजन कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। डिसइंफेक्शन कर सकते हो केमिकल के साथ, या फिर आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो, केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आपने बस कोई ना कोई तरीका करके आपने उसको कंट्रोल करना है। चाहे आप कैसे मर्जी कीजिए, चाहे आप थीरम से ट्रीट कीजिए, आप कीमोथेरेपी कीजिए, बस आपने क्या करना है, उसको टोटली इरेडिकेट करना है, आपको फैलने नहीं देना है। यानी कि एक बार कोई पैथोजन आपकी फील्ड में आ गया तो जहाँ पे वो आया उसको वहीं ख़त्म करो, आगे नहीं बढ़ने देना। यही इरेडिकेशन का मेजर प्रिंसिपल है। बस आप कह सकते हो कि इरेडिकेशन में क्या कि एक बार आपकी फील्ड में अगर मान लो कोई पैथोजन 5 से लेकर 10% आपकी फील्ड को डैमेज कर चुका है, बस आपने अब ये मेजर करना है कि वो जो 10% डैमेज को उसको 10 को 100 नहीं होने देना। अगर वो 100 हो गया तो बस उसके बाद तो फिर 100% फील्ड लॉस ही होगा आपको फिर। जैसे ये देखो, ये है एरेडिकेशन प्रिंसिपल, ये प्रॉपरली एलिमिनेशन कर रहे हैं। हालांकि जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वैसे जो एग्जाम्पल, ये स्ट्रा बर्निंग की एग्जाम्पल है, ये पंजाब हरियाणा की एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो फार्मर स्ट्रा बर्निंग कर रहा है, हालांकि यहाँ पे उसका जो फार्मर का मोटिव कुछ अलग है। लेकिन अगर आप इसको पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक हिसाब से एलिमिनेट कर रहा है पूरी फील्ड का। अगर आप इसको एज अ पैथोलॉजी पॉइंट से देखें तो जितने भी इसने देखो बर्निंग, इसने पूरी फील्ड की बर्निंग कर दी। पूरी फील्ड की बर्निंग से किसको ये फ़ायदा हुआ कि हालांकि न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो हवा में चले गए ना। इससे क्या होता है, इससे देखो हालांकि एक बेनिफिट है लेकिन 10 नुकसान है। नुकसान कैसे, नाइट्रोजन चला गया, सल्फर का नुकसान होएगा हमें, पोटाशियम का नुकसान होगा। लेकिन अगर फ़ायदेमंद एक फ़ायदा जो हम देख रहे हैं वो हमें यही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जो पैथोजन्स के जो स्पोर हैं वो भी साथ के साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर ख़त्म हो रहे हैं। सो ये हालांकि अगर आप पैथोलॉजी पॉइंट से देखो तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बैन होना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी हमारी इन्वायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला प्रिंसिपल है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कह सकते हो और मोस्ट यूज्ड प्रिंसिपल कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही तो मेथड है। इट इज़ अ यूज़ ऑफ द सम प्रोटेक्शन बैरियर बिटवीन द ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द ससेप्ट होस्टेबल एंड द पैथोजन। इसमें क्या करते हैं कि हम इस तरह के प्रोटेक्शन बैरियर लेके आते हैं कि पैथोजन और होस्ट में एक बैरियर क्रिएट हो जाए ताकि वो एक दूसरे को इम्पैक्ट ना कर पाए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, डस्ट की स्प्रे वगैरह करते हैं। हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं, इनोकुलेशन एजेंट्स की हेल्प करते हैं। हम विंड बैरियर का यूज़ करते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स का यूज़ करते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी फील्ड को। जैसे हम फंगल स्प्रे करेंगे, जैसे क्रिस्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए हम फंगल स्प्रे करेंगे, इनोकुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड्स की स्प्रे करेंगे। और ये फंजीसाइड कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लीफ सर्पर पे जैसे फंजीसाइड क्या करते हैं, ये हमारी लीफ सरफेस के ऊपर स्टक कर जाते हैं। और जितने भी उसके ऊपर जो भी पैथोजन के जो भी माइक्रो जितने भी उसके ऊपर कोई हाइफी या फिर माइसीलियम कोई भी फंगस का होगा वो क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू द कंट्रोल फॉर द प्लांट डिसीज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इम्यूनाइजेशन ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस। ये जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडर्स इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लांट ब्रीडर्स के जितनी भी वो वैरायटी डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं अगर वो किसी एक प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा अगर फॉलो करेंगे वो यही प्रिंसिपल, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडर्स के लिए कह सकते हैं एज है। ये कैसे, द डिजीज रेजिस्टेंस और द टॉलरेंट वैरायटी आर द चीपेस्ट एंड द ईजिएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूस द डिजीज लॉसेस। देखो सबसे आसान सबसे सस्ता तरीका क्या है कि आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ही ग्रोन कीजिए। अगर आपने ऐसी वैरायटी ही डेवलप कर दी जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है, ना तो आपको कोई अवॉइडेंस प्रिंसिपल लगाने की जरूरत, ना कोई आपको इम्यूनाइजेशन करने की जरूरत, ना कोई आपको कोई रेडिकेशन की जरूरत, यानी कि आपका प्लांट खुद ही लड़ने के लिए तैयार है। वो आपका प्लांट खुद लड़ सकता है पैथोजन के लिए, तो आप क्यों इतना मतलब आपको किसी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो ये मेथड होता है थोड़ा हार्ड वर्किंग मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट ब्रीडर्स की एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब होती है, क्योंकि उनको 6 से लेके 7 ईयर्स लग जाते हैं एक वैरायटी को डेवलप करने में। द वैरायटी शुड बी सिलेक्टेड थ्रू द डैट पोजेस्ड रेजिस्टेंस। आपको एक ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जो कि जिसमें रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस डेवलप होनी चाहिए। और टॉलरेंट टू वन और मोर डिजीज, वो एक डिजीज से टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, वो मोर देन वन डिजीज से क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। फॉर सम डिजीज सच एज अ सोयल बोर्न वस्कुलर विल्ट्स द वायरस द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ओनली मीन टू इंश्योर द कंट्रोल। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द वेराइटीज ऑफ द प्लांट रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर डिजीज आर प्रूव टू द वेरी इफेक्टिव। ये बहुत अच्छे से इफेक्टिव, जैसे रस्ट में बहुत अच्छे इफेक्ट किया है, जैसे स्टेम रस्ट बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के रीजन के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैली, लेकिन हमारे प्लांट ब्रीडर्स ने अच्छी अपनी मेहनत करके इसको कंट्रोल किया, ऐसे ऐसी वैरायटी डेवलप की कि आज इसको ईजिली हम कंट्रोल कर रहे हैं। रस्ट ऑफ द ड्राई बीन्स, राइजोबियम राइजोटोनिया रूट रॉट ऑफ द शुगर बीट्स, काफ़ी वैरायटीज़ डेवलप किया और इनकी अच्छी अच्छी इतनी वैरायटी डेवलप हुई है कि आज के काफ़ी ब्रीडर्स को इनको ऐसे बढ़िया बढ़िया अवार्ड्स तक मिले हैं।
मोस्ट प्लांट ब्रीडर्स इज डन बाय द डेवलपर ऑफ द वैरायटी दैट प्रोड्यूस द ग्रेटर यील्ड ऑफ द बेटर क्वालिटी। देखो प्लांट ब्रीडर्स की एक ही मतलब उनका मोटिव होता है कि वो ऐसी वैरायटी डेवलप करे जो कि बेटर क्वालिटी दे उनको। व्हेन सच वैरायटी बिकम अवेलेबल, जैसे ये वैरायटी अवेलेबल होती है साथ साथ उनकी टेस्टिंग होती है, उनको इंप्रूव पैथोजेंस को प्रेजेंट किया जाता है और उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। यानी कि ब्रीडर यही चाहता है कि वो एक ऐसी वैरायटी डेवलप करे जो कि अच्छी यील्ड भी दे, अच्छी प्रोडक्शन भी करे और डिजीज से रेजिस्ट करे। सो प्लांट ब्रीडर्स के लिए जो ये प्रिंसिपल्स है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं कि प्लांट ब्रीडर सिर्फ यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वो बाकी प्रिंसिपल को साथ में लेके चलते हैं, तभी एक अच्छी वैरायटी वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा यही चांसेस करते हैं कि वो इस प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। नेक्स्ट इज थेरेपी। थेरेपी में क्या होता है, इट इज़ यूज ऑन द इंडिविजुअल प्लांट। ये एक इंडिविजुअल प्लांट में हो सकता है, ये कोई लार्ज स्केल में नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल प्लांट तक को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये थोड़ा लेबर इंटेंसिव है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल प्लांट, एक सिंगल सीड तक को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव भी मेथड है। इट इज़ अचीव बाय द इनोकुलर ट्रीटिंग द प्लांट विद सम दैट कैन इनएक्टिवेट द पैथोजन। सो आप एक ऐसी चीज़ को यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, आपके पैथोजन को इनएक्टिव कर देगा। जैसे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम केमिकल यूज़ करते हैं पैथोजन को इनएक्टिव करने के लिए। जैसे आप हीट ट्रीटमेंट करते हो वायरस को कंट्रोल करने के लिए, आप टिश्यूज़ को डेवलप करने के लिए, पैथोजन को फ्री करने के लिए आप अलग अलग एग्रोकेमिकल्स फंजीसाइड्स का यूज़ करते हो। सो कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला। और ये भी आपको बता दें कि कीमोथेरेपी जो यूज़ होती है ज़्यादातर हम इजीली फील्ड में इसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर कीमोथेरेपी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला मेथड है कीमोथेरेपी के अंदर। और दूसरा थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी में क्या होता है कि आप डिजीज़ को एक्सपोज करते हो हॉट वाटर के साथ, हाई एयर टेम्परेचर के साथ, काफ़ी पीरियड के, जैसे लूज मत है जिसको, उसके अंदर क्या होता है कि आप सीड को ट्रीट करते हो हॉट वाटर के साथ, और उससे क्या होता है कि बहुत ही सिंपल मेथड है कंट्रोल करने का। और हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो हमारे नीमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हो, कॉम्स को कंट्रोल कर सकते हो, ट्यूबर को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट मेथड है किसी भी डोरमेंट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। सो देखो ये आपको कीमोथेरेपी जो मेथड होता है, ये आपको थर्मोथेरेपी, दोनों मेथड्स है थेरेपी वाले, ये सिर्फ और सिर्फ डोरमेट्स कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव कंडीशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक्टिव में आप थोड़े से पार्ट को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक बार कोई चीज़ एक्टिव हो जाए तो उसको वो फैलती बहुत ज़्यादा, फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़, अगर आपको कोई पैथोजन डोरमेट है तो आप थर्मोथेरेपी से बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। वैसे तो अगर आपका कोई पैथोजन एक्टिव फॉर्म में भी आ चुका है तो आप बहुत ईजिली उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो इस मेथड से। जैसे ये देखो, ये हॉट ट्रीटमेंट किया जा रहा है सीड बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखो आपको ये कुछ यूज़ किए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत एक हाई लेवल में एक बहुत ट्रीट किया जा रहा है, और जो टेम्परेचर है वो भी एक हाई लेवल तक रखते हैं ताकि टोटली एलिमिनेट हो। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि थर्मल डेथ पॉइंट, हर प्लांटिंग मटेरियल का, हर सीड का एक थर्मल डेथ पॉइंट होता है। जैसे अगर आप वीट्स की बात करो, जैसे आप कनक की सीड्स की बात करें, तो उसका जो थर्मल डेथ पॉइंट होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर आपने टेम्परेचर थर्मल डेथ पॉइंट से ज़्यादा कर दिया तो आप पैथोजन को तो कंट्रोल कर ही दिया, लेकिन उसका ये एक मतलब हार्मफुल है कि आपका सीड भी एक ख़त्म हो गया। सो हमेशा जब भी हम हॉट ट्रीटमेंट करते हैं, सो उसका थर्मल डेथ पॉइंट को हमेशा मद्देनज़र रख के ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ जो हमारा जो ये वाला एक इंटरेस्टिंग लेक्चर खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हमारे एग्री मून चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमें टेलीग्राम में जितने भी हमारे सोशल मीडिया का अकाउंट्स हैं उनको हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा जो एग्री मून का जो ऐप है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऐप बन चुका है इंडिया के अंदर। सो आपकी वजह से स्टूडेंट से हुआ है, आपकी कंट्रीब्यूशन से हुआ है, और हमारी हार्ड वर्किंग टीम के कारण हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।